नमस्कार। हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी नदियाँ बहती है और हर एक नदी की अपनी एक सहायक नदी होती है और सहायक नदियों की भी एक उप-सहायक नदी होती है। हमारे देश के अंदर हमने देखा है कितनी सारी नदियाँ बहती है। जम्मू-कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक नदियों का एक तंत्र बिछा हुआ है। हर एक नदी की एक सहायक नदी होती है, उन सहायक नदियों की भी एक उप-सहायक नदी होती है, जिनके अंदर भी छोटी-छोटी जलधाराओं से पानी आता है और वही सारा पानी एक मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और वही नदी फिर समुद्र में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन राजस्थान में स्थिति थोड़ी अलग देखने को मिलती है क्योंकि राजस्थान में आधे से ज़्यादा पानी रिसाव हो जाता है, उसका भूमि के अंदर चला जाता है। तो इस कारण से हमको हमारे सामने समस्याएँ आती है कि हम पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन-सी नदी कहाँ पे लुप्त हो गई और किस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो ये काफ़ी सारी समस्याएँ आती है। इसीलिए हम राजस्थान के अंदर कुछ मुख्य नदियों को ही देख पाते हैं और उनको समझ पाते हैं और उनकी स्टडी कर पाते हैं। बाकी 60% से ज़्यादा जो पानी भूजल के द्वारा हमको दिखाई देता है या ट्यूबवेलों के माध्यम से उनको बाहर निकालते हैं, तो इस कारण से हमको उन नदियों का पता नहीं लगा पाते कि राजस्थान में किस जगह वो नदियाँ बह रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे नदियों को लेकर और नदियों की जो कुछ शब्दावलियाँ होती है, उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि सहायक नदियाँ क्या होती है, उप-सहायक नदियाँ क्या होती है, फिर गोकुल जिले क्या होती है, जल विभाजक रेखा क्या होती है, दोआब क्षेत्र क्या होता है। तो इन सबको लेकर हमको चर्चा करनी है, तो ध्यान से सुनना और समझना इन चीज़ों को क्योंकि जब भी नदियाँ पढ़ेंगे तो ये शब्द बार-बार आएँगे, तो इनकी डेफ़िनेशन हमको याद होनी चाहिए ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए जब नदियाँ पढ़ें तो शब्दावलियाँ या डेफ़िनेशन हमारे सामने होगी, तो हमें नदियाँ याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, ध्यान से सुनना। सबसे पहले शब्दावलियाँ की बात करते हैं हम। शब्दावलियाँ। राजस्थान के अंदर काफ़ी सारी नदियों को लेकर जो मुख्य-मुख्य हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले। शुरू करते हैं हमारी क्लास को, देखना ध्यान से। पहले नंबर पे आएगी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। नाम से ही पता चल रहा है कि सहायक नदियाँ क्या होती है, जो मुख्य नदी में जाके मिल जाती है। जैसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो लगभग 480 किलोमीटर की वो दूरी तय करती है। बनास नदी हम जिसकी बात कर रहे हैं, बनास नदी। बनास नदी लगभग 480 किलोमीटर, ठीक है, बहते हुए किसमें जाके चंबल में जाके मिल जाती है बनास नदी। ये एक नदी है, सहायक नदी है, लेकिन हमारे लिए तो एक मुख्य नदी का काम करती है, लेकिन बाद में जब चंबल में मिल जाती है तब हमको पता चलता है कि हाँ, चंबल की एक सहायक नदी है। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे बड़ी नदी है ये राजस्थान की, जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, ठीक है? तो बनास नदी हो गई। अब सहायक नदियाँ क्या होती है उनकी डेफिनेशन सिर्फ़ इतना नहीं कह सकते हैं कि जो नदियाँ दूसरी नदियों में जाके मिल जाती है वो सहायक नदियाँ होती है। कुछ विशेषताएँ होती हैं इनकी, उनको देख लेते हैं हम। पहली विशेषता अगर हम देखें यहाँ पे नदियों को लेकर, ठीक है? हॉटस्पॉट केंद्र बनाएगी ये। हॉटस्पॉट ये क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे वो पहले नंबर पे हमने लिखा है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि ये नदियाँ 2 जलधाराएँ मिलती है, बड़ी-बड़ी जो 2 जलधाराएँ होती है देखो, सहायक नदी भी कोई छोटी सहायक नदी नहीं होगी, जैसे कि बनास नदी कोई छोटी नदी थोड़ी है क्या? और चंबल नदी भी कोई छोटी नदी थोड़ी है क्या? लेकिन बनास से तो बड़ी है ना चंबल। लेकिन ध्यान रखना कि चंबल नदी और बनास नदी जब दोनों आपस में मिलेगी, जब दोनों आपस में मिलेगी तो क्या होगा, ये हॉटस्पॉट जो केंद्र है ना, भौगोलिक रूप में हम देख रहे हैं इसको, ठीक है? भौगोलिक रूप में अब समझना है यहाँ पे। बनास नदी से जलीय जीव तैर के नदी में आएँगे और इधर चंबल की नदी से आएँगे। तो इन दोनों का जहाँ पे मिलन होगा तो हो सकता है कि वो एक पारिस्थितिक तंत्र का काम करे, एक-दूसरे के लिए भोजन का काम करे या जो भी वहाँ पे जो हो सकता है देखो, जो भी होगा ना, तो ये दोनों नदियों के माध्यम से हॉटस्पॉट का केंद्र बनता है, तो जो जलीय जीव होते हैं, उनका आदान-प्रदान नदियों में होता है, ये हमको देखने को मिलता है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे सिंचाई के लिए इन नदियों पे बाँध बनाए जा सकते हैं। सिंचाई के लिए बाँध। सहायक नदियों पर। कोठारी नदी का नाम सुना होगा, कोठारी नदी पे एक मेजा बांध बना हुआ है, जो बनास की सहायक है। तो एक उदाहरण हमको मिल गया कि कोठारी नदी पर बना बांध, जो बनास की सहायक है, तो सहायक नदियों पे बांध भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि एक डेफिनेशन हमको मिलती है कि सहायक नदियाँ कभी भी डायरेक्ट जाकर समुद्र में नहीं मिलेगी। वो नदियाँ दूसरी नदियों में मिलेगी, जो मुख्य नदियाँ होंगी और वही नदियाँ फिर समुद्र में जाके मिलेगी। तो सहायक नदियाँ कभी भी समुद्र में नहीं मिलेगी, ठीक है? लिख देते हैं इसको भी, समुद्र में नहीं मिलेगी। समुद्र में कभी भी नहीं मिलेगी ये, तो ये पॉइंट हो गई। उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, वो देखना कि लगभग 40 से 60% लगभग 40 से 60% पानी इन सहायक नदियों के द्वारा पूरे राजस्थान का लगभग 40 से 60% पानी इन सहायक नदियों के द्वारा, जो सतही जल होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, भूमिगत जल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इन नदियों के द्वारा मुख्य नदियों में ले जाया जाता है। मतलब जो जैसे चंबल नदी बह के आ रही है, वो जितना पानी लेके आ रही है उसके उलट
चंबल नदी के अंदर लगभग 40 से 60% पानी इन सहायक नदियों के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तो जो सहायक नदियां होती है वो राजस्थान में कितना हिस्सा रखती है पानी का, सतही जल का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नदियां होती है ना ये 40% 60% पानी। अब आप खुद ही सोचो, ये जो नदियां बह के आ रही अपने साथ क्या बहा के लाएगी? और साथ बहा के लाएगी ना पेड़ पौधे, पत्तियां, जो भी उनके रास्ते में आएगा, पत्थर मिट्टियां, वो भी बहा के लाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लगभग 30 से 50% इनके जहाँ पे मिलन होगा ना, जहाँ पे संगम होगा इनका, उस संगम पर हमको मिट्टी मिलेगी, जिसमें 30 से 50% मिट्टी हमको कौन सी मिलेगी? तो कच्चारी मिट्टी मिलेगी। और यही कच्चारी मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी होती है, जलोढ़ मिट्टी। अब इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर काली पीली मिट्टी भी होगी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी, सॉरी, काली मिट्टी भी होगी, लाल पीली मिट्टी भी होगी, रेतीली मिट्टी भी होगी, सारी मिट्टियों का मिश्रण होगा और वही मिश्रण जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बनास नदी जो बह के आ रही है वो अरावली से लाल पीली मिट्टी बहा के लाएगी। चंबल की जो काली सिंध जो सहायक नदियां है वो अपने साथ काली मिट्टी बहा के लाएगी। और जो पेड़ पौधों की घात हो गई, ये सारी जो सड़न गलन जो भी चीजें हैं वो भी नदियों के द्वारा ही बहा के लाएगी। जब ये सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी तभी तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा ना। जब ये घुलने लगेगी, सड़ जाएगी, तो वो चार चीजें एक साथ मिल जाएगी, तभी तो उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। उत्पादन क्षमता उस क्षेत्र की बढ़ जाएगी तो वही तो जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसके कारण, और हमने सुना है, कितनी बार देखा है कि कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये ये हमने चर्चा की सहायक नदियों को लेकर। राजस्थान के अंदर जो इनकी विशेषताएं थी उनको हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वो है उप सहायक नदियां, उनको देखते हैं। ध्यान रखना कि जो सहायक नदियां होती है वो कभी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलेगी। वो नदियां मुख्य नदियों में मिलेगी और मुख्य नदियां के द्वारा ही वो पानी समुद्र में ले जाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उप सहायक नदियों की। उप सहायक नदियां, ये नदियां क्या होती है? ये नदियां सहायक नदियों की भी उप सहायक नदियां होती है। ठीक है, मतलब सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती है। जैसे कि गांव के अंदर का जो पानी होता है ना, वो पानी छोटी छोटी नदियों में ले जाया जाता है और उन्हीं नदियों के द्वारा फिर बनास में ले जाया जाता है। जैसे कि बनास एक मुख्य नदी होगी राजस्थान में, जो पूर्ण राजस्थान में बहती है, जो चंबल की बनास है। अब बनास नदी की भी एक मुख्य नदी होगी, उसकी भी, बनास नदी की भी एक सहायक नदी होगी, उसकी भी सहायक नदी क्या कहलाएगी? उप सहायक नदी कहलाएगी। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। समझना आप यहाँ पे उप सहायक नदियां क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी होती है ये। जो बड़ी बड़ी नदियां हम देखते हैं ना, जहाँ पे हम बांध बना देते हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां ये उप सहायक नदियां होती है। ध्यान रखना, समझना इनको। चंबल नदी का जहाँ पे उद्गम होगा, हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासों में नदियों को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी विशेषताएं खत्म हो जाएगी। तो हम चंबल नदी को लेकर ही शुरुआत करेंगे, तो हम थोड़ी उसकी देख लेते हैं विशेषताएं। चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से। ठीक है, और हम वहां पे देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी गांधी सागर बांध बनाया गया, गांधी सागर जब बांध बनाया गया तो उसका कारण क्या था? चंबल नदी के द्वारा 843 मीटर से वो नदी निकलती है। ध्यान रखना, चंबल नदी 843 मीटर से ऊपर ऊंचाई से नदी निकलती है। अब 843 मीटर ऊंचाई से नदी निकल रही है, और तो शुरुआत में तो देख लो कि अगर वो जितनी गहराई वाली नहीं होगी तो समतल होगी, तो कम ज़्यादा तेजी से नहीं बह रही होगी, ठीक ठाक से बह रही होगी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि गहराई आने लगी, गहरी होने लगी और तीव्रता बढ़ने लगी, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है तो तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ने के कारण उसने क्या किया कि जो कठोर चट्टानें थी, मालवा का पठार पे आप देखने को मिलता है, विंध्याचल की पहाड़ियों पे आप देखने को मिलती है, तो उस नदी के द्वारा जो कटाव किया गया ना, वो कटाव के कारण, काफी तीव्र कटाव किया गया, उसके कारण उसकी गहराई काफी ज्यादा बढ़ने लगी, और वही कारण था गांधी सागर बांध बनाने का। अब देखना यहाँ पे, समझना, जो हमारा समझने वाली चीज है, ये मान लो कि विंध्याचल श्रेणी है, जहां से हमको चंबल नदी निकलती है, जनावां की पहाड़ियां हमको मिलती है। ठीक है, पहले जब चंबल नदी यहाँ से निकलती थी ना, चेंज कर लेते हैं, पहले यहाँ से चंबल नदी जब निकलती थी ना ऐसे, तो उसके अंदर गहराई ज्यादा नहीं थी, गहराई कम होती थी। तो यहाँ पे जो बारिश होती थी ना, वो बारिश क्या होती थी कि सब जगह फैल जाती थी। ठीक है, सब जगह फैल जाती थी, तो फिर क्या होता था कि फैलने के कारण वहां का जो स्थानीय जो कृषि होगी, मान लो वहां पे जो लोग रहते होंगे या कृषि करते होंगे, उन लोगों को आसानी से पानी मिल जाता था। क्यों? क्योंकि इस नदी के द्वारा ज्यादा पानी नहीं ले जाया जा रहा था, क्योंकि उतनी गहराई में शुरुआत में नहीं थी। ठीक है, इंसान हो सकता है कि पहले इंसान नहीं हो, लेकिन पेड़ पौधे जानवर ये तो थे ना, तो उनको तो पानी मिल रहा था ना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब ये नदी की गहराई बढ़ने लगी, तो ये बारिश का जो जल आता था वो भी, जब गहराई बढ़ेगी तो ढलान भी नदी की तरफ हो जाएगी। तब क्या होता था, काफी सारी जलधाराएं इसके अंदर मिलने लगी।
तो उस क्षेत्र का काफी हद तक पानी जो पहले सब जगह फैल रहा था, वो पानी कहाँ पे जाने लग गया, वो चंबल के अंदर जाने लग गया, इस चंबल नदी के अंदर जाने लग गया। तो ध्यान रखना कि चंबल नदी के अंदर जो पानी जाने लग गया था, उसके बाद क्या हुआ, तो जो भी पानी चंबल नदी के अंदर गया तो दूसरा जो क्षेत्र था वो सूखने लग गया या वहां पे नहीं हुआ। अब देखना यहाँ पे हमको क्या जानना है, जो समुद्र कम होने लग गया। राजस्थान में यही स्थिति बनती है। एमपी के अंदर तो बारिश काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर उतनी बारिश हो नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी बारिश हो पाती है वो अच्छी है, लेकिन अगर बारिश में कमी आ गई तो हम जो पानी जमीन से निकाल रहे हैं वो तो निकाल ही रहे हैं, उसके कारण क्या होता है, भूजल स्तर कम हो जाता है। अब ये उपसहायक नदियां होती है ना, ये उपसहायक जो नदियां होती है ना, ये उपसहायक जो नदियां होती है ये क्या करती है कि कृषि के लिए जो निर्भर होती है ना, यही नदियां होती है। बड़ी नदियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बताओ, बड़ी नदियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ी नदियों के द्वारा उस पर बांध बना के, नहरें बना के गांवों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये उपसहायक नदियां तो गांवों के अंदर नहरों का ही तो काम कर रही है। बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, तो उन लोगों को फायदा ही तो है वहां पे। बारिश ठीक ठाक होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगी, उनके जो नलकूप है, जो तालाब है, जो वहाँ के जो पानी का स्तर है वो बढ़ा देगी। वो वहाँ पे स्थानीय कृषि होती है उसके लिए काफी है, ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, कभी कभी काफी हद से ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, तब क्या होता है, ये खेतों से मिट्टी बहा के ले जाती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि मिट्टी से खेत के खेत खाली कर देती है नदियां, ठीक है, जब काफी ज्यादा तेजी से जब बह लेती है ये, तब क्या होता है, तब उनको वापस दूसरी मिट्टी ला के डालनी पड़ती है, तो उससे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पे क्या नुकसान हुआ कि मिट्टी का कटाव काफी ज्यादा कर रही है खाद के रूप में, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे इनके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, वो लिख देते हैं हम माइक्रो माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट शब्द का मतलब कि स्पेशल माइक्रो क्लाइमेट, मतलब कि सूक्ष्म जलवायु, ठीक है, सूक्ष्म जलवायु इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्पेशल। अब ये शब्द क्या है और ये क्यों यूज में लिया जा रहा है, हम बारिश आती है, मानसूनी बारिश राजस्थान के अंदर आती है, हमको पता है। लेकिन एक चीज सोचो आप, जब इस राजस्थान के अंदर मरुस्थल नहीं था और वहां पर हरा भरा रेगिस्तान जो था, वो अभी जो रेगिस्तान है वो हरा भरा क्षेत्र था जहाँ पे जंगल हुआ करते थे, तब बारिश कहाँ से हो रही थी। अभी हमको सुनने में क्या मिलता है कि ये कहा जाता है कि अगर रेगिस्तान को फिर से हरा भरा कर दिया जाए और वहां पे पेड़ पौधे लगा दिए जाए, तो वहां पर भारत के अंदर बारिश जो हो रही है वो बारिश होना बंद हो जाएगी, ये कहा जाता है। मुझे बताओ कि एक तो ये बनता है, एक तिब्बत का पठार बनता है कि अगर वहां पे का क्या तिब्बत के पठार पे कभी पेड़ पौधे नहीं थे क्या, पेड़ पौधे थे तो वहां पानी कहाँ से आया, वो पानी आने के कारण ही तो वहां पे क्षेत्र हरा भरा था, ठीक है। अगर पानी नहीं होता वहां पे हरा भरा कैसे होता। और कोई 1-2 हजार साल की बात थोड़ी है क्या कि पीएनजी अलग हो गया, तो लाखों करोड़ों सालों से प्रोसेस चल रही है। रेगिस्तान तो 10,000 साल पहले बना है। तो ये स्थिति कहाँ से बनी, ये जंगल जो था पहले, वहां पे पानी कहाँ से आ रहा था, उसका कारण था ये माइक्रो क्लाइमेट। क्या होता है कि छोटे छोटे क्षेत्र, जब हम पेड़ लगाना शुरू करते हैं और जो पेड़ घने हो जाते हैं ना, घने होते तो क्या होता है कि जमीन के अंदर से जो वाष्प बनती है और जो वाष्प ऊपर उठती है, तो वो वाष्प क्या है, पेड़ों में फंस जाती है। आपने पीपल के पेड़ देखे होंगे बड़े बड़े, वहां उनके नीचे आप जब भी खड़े होते होंगे ना, तो पानी की बूंदे पड़ती है उनके ऊपर से। वो क्या है, वो जो वाष्पीकरण होकर पानी गया है ना, वो पत्तियों के टच होकर उनमें रुक गया है वो पानी, वही पानी गिरता रहता है बार बार। और इसके कारण वो वातावरण होता है वो काफी ठंडा हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे मिट्टी के अंदर नमी रहती है, ये कारण बनता है कौन सा, माइक्रो एलिमेंट। और जानवरों के लिए, ये जंगलों में रहने वाले जानवर जो होते हैं उनके लिए ये पानी का स्रोत ही बन जाता है। कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो जाती है, तालाब भर देती है या उनके उन क्षेत्रों को भर देती है जहाँ से उनको पानी की जरूरत होती है या पानी मिलता है, ठीक है। तो ये माइक्रो क्लाइमेट। अगर हम ज्यादा पेड़ लगाना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो जलवायु है हमारे लिए काफी काम की हो जाएगी और ये बनने लग जाएगी क्षेत्रों में। क्योंकि सूरज की किरण ऐसी नहीं है कि जैसलमेर को हरा भरा कर देंगे तो किरणें पड़ना ही बंद हो जाएगी, धूप पड़ना ही बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। धूप तो जो पड़ रही है पड़ेगी, वो तो उसको थोड़ी कम कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो उपसहायक नदियां जो होती है, उपसहायक नदियां हमारे लिए माइक्रो क्लाइमेट का भी काम करती है। जब ये नदियां गांवों के अंदर, ठीक है, तालाब भर देती है या तालाब भर देती है, कुएं भर देती है, और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उन्हीं तालाबों का वाष्पीकरण होता है, उन्हीं कुओं का वाष्पीकरण होता है। और जब उनका वाष्पीकरण होता है, और अगर हमने पेड़ पौधे ज्यादा लगाए और ज्यादा घने पेड़ पौधे हैं, मतलब एक जंगल की तरह हमारा इलाका दिख रहा है, ठीक है, खेत है, सब चीजें हैं, लेकिन पेड़ पौधे ज्यादा है, वहां पे ये वाष्पीकरण उन पेड़ों के अंदर फंस जाएगा, मतलब कि छोटे छोटे बादल बन जाएंगे, कम ऊंचाई वाले बादल बनते हैं जो हमारे पिछले क्लास में देखे थे, वो बादल बन जाएंगे। उन बादलों के कारण फिर से बारिश होगी वहां पे, हमको मानसून पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो बारिश हो जाएगी वहां पे उन्हीं उसी इसी माइक्रो क्लाइमेट के द्वारा, ठीक है। तो यही उपसहायक नदियां हमारे लिए किसका काम करती है,
सबसे इंपॉर्टेंट है मिट्टी का कटाव करती है, कृषि के लिए निर्भर है, कुएं भरती है, तालाब भरती है, सब ठीक है, लेकिन सूक्ष्म क्लाइमेट का अगर काम करती है, माइक्रो जलवायु का अगर काम करती है, तो वो नदियां कौन सी उप सहायक नदियां है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं हम दोआब क्षेत्रों की। दोआब क्षेत्रों की बात करते हैं। दोआब क्षेत्र क्या होते हैं, देखना। दो का मतलब तो होता है दो, ठीक है, दोआब, और आप का मतलब होता है पानी। आपका मतलब होता है पानी। अब दो पानी जहां पे मिलते हैं उनको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और हमने एक बात पहले ही कर ली कि लगभग 30 से 50% हमको क्या मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। ये दोआब क्षेत्र, दो नदियां जहाँ पे मिलती है वहां पे। उसके बाद संगम होते हैं, त्रिवेणी संगम हो गया, तो जहाँ पे तीन नदियां मिलती है वहां पे त्रिवेणी संगम हो गया, इस तरह का है। तो वो तो नदियों के अंदर हम पढ़ लेंगे। और गोकुर जिले होती है, वो भी समझ लेते हैं, गोकुर जिले क्या होती है। जैसे कि कोई नदी बह के आ रही है, इस तरह जा रही है। मान लो कि ये नदी पहले ऐसे बहा करती थी, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ऐसे बहा करती थी ये नदी। लेकिन नदी क्या ज्यादा तीव्र गति से आने लगी, या यहाँ पे क्या, यहाँ पे गड्ढे हो गए, जैसे घूमती थी यहाँ से, ऐसे नदी आ रही है, ऐसे घूमती थी, तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे गड्ढे हो गए। गड्ढे होने के कारण क्या हुआ कि ये नदी इधर नहीं जाके उसने अपना रास्ता मोड़ के इधर रास्ता ले गई। तो ये झीलें बन रही है ना, यही गोकुल झीलें होती है, ठीक है। और ये नदी ने अपना रास्ता मोड़ दिया और नदी सीधी निकल गई, और इधर जो तालाब वालाब जो भी नदी के द्वारा बनाए गए वो गोकुल झीलें होती है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब हमारी शुरू हो जाएगी राजस्थान की नदियाँ, काफी गहराई से काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो विशेषताएं थी, विशेषता हमने देख ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, नदियों को लेकर हम जरूर जवाब देंगे आपका।